हेलो फ्रेंड, मैं नीना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नीना एजुकेशन में। आज की क्लास में हम सब पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा और साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि है एक उपन्यास गोदान। गोदान प्रेमचंद द्वारा रचित बहुत ही महान उपन्यास है। और अगर हम हिंदी भाषा और साहित्य का अध्ययन करते हैं तो इसमें गोदान एक ऐसा टॉपिक है जिसे हर किसी को पढ़ना आवश्यक है। ये बहुत ही मार्मिक उपन्यास है और जब हम इसे पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा पढ़ते समझते। और इस आज की क्लास में इसके पूरे सारांश को मैं बताऊंगी आप लोगों को। इसके बाद बहुत सारे प्रश्न आपके ऐसे ही बन जाएंगे। ये उपन्यास इतना महत्वपूर्ण है, इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं। हमारे एग्जाम में वस्तुनिष्ठ रूप से भी प्रश्न आएंगे और विस्तृत रूप से भी आएंगे। तो उपन्यास काफ़ी बड़ा है और बहुत सारे प्रश्न भी हैं इससे। तो आज के क्लास में हम सब इसके सारांश को देखेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन से प्रश्न अलग से बनते हैं और उनका उत्तर किस प्रकार से बनाना है। पहले मैं समझाना चाहती थी इस पूरे उपन्यास को, इस तरह से मैंने फेस वीडियो बनाया है और आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से भी मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी ताकि आप इसके उत्तर को लिख सकें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इसके सारांश को। गोदान कहानी क्या है, किस संबंध में है और प्रेमचंद द्वारा रचित ये उपन्यास इतना महान क्यों है, तो इसे पढ़ते हैं समझते हैं। मैंने अपने नोट्स जो आप लोगों के लिए तैयार करके रखे हैं उसे मैंने लेकर के रखा है अपने सामने ताकि मुझसे कोई भी गलती ना हो आप लोगों को समझाने में। तो चलिए पढ़ते हैं। गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। ये सभी जानते हैं प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास हैं वो बहुत ही मार्मिक और समाज के समस्याओं को, समाज की विकृतियों को, समाज के अलग अलग जो समस्याएं हैं उनको सामने लाती हैं। जिस वक्त का ये उपन्यास है उस वक्त जो भी रचनाएं होती थीं, मैं ये कहूँ कि गोदान से पूर्व या प्रेमचंद जी के पूर्व, वो सभी फिक्स होते थे कि राजा महाराजा नवाबों जमींदारों इनसे संबंधित ही उपन्यास होंगे, उनकी ही कहानियाँ होंगी, उनकी ही बड़ाई लिखी जाएगी या फिर जादू टोने इस प्रकार पर आधारित, जैसे अय्यारी वाले उपन्यास। लेकिन प्रेमचंद जी ने अपने इस उपन्यास से, या फिर यूँ कहें कि उनके जितने भी कहानियाँ हैं, उपन्यास हैं, उनसे ये साहित्य की दिशा बदल गई। उनके उपन्यास या कहानियों में समाज की समस्याएं जाहिर होने लगी, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी उस वक्त की रचना के लिए, जो एक दिशा अलग सी निर्धारित कर रहे थे। तो गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित है और ये कालजयी रचना कही जाती है, क्योंकि जब से ये रचना उनकी है तब से लेके आज और न जाने आगे आने वाले कितने समय तक उनकी इस रचना को लोग पढ़ेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे भी। उनका जो ये उपन्यास है यह भारतीय ग्रामीण जीवन और कृषक संक्रांति का महाकाव्य है। उनकी ये रचना महाकाव्य कही जाती है। यहाँ पर उनकी ये जो रचना है ये समाज में ग्रामीण और शहरी दोनों ही कहानियों को लेकर या दोनों तरफ की समस्याओं को लेकर बनाई गई रचना है। समानांतर चलती है ये रचना, लेकिन हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले गांव की स्थिति को देखेंगे, फिर शहर की स्थिति को। उनकी इस रचना में जमींदारों के निरंकुश दमन को झेलते हुए कर्ज में दबे कुचले किसानों की जो स्थिति थी, जो उनकी दुर्गति थी, उनकी कहानी है। उन्होंने जो नायक लिया वो किसान, जो दबा कुचला पिछड़े वर्ग का किसान है, ये उनकी कहानी का नायक है। साधारणतः ऐसा होता नहीं था। इनके पूर्व के जितने भी रचनाकार थे वो उनके कहानियों का या उपन्यास का नायक ऐसा व्यक्ति नहीं होता था। लेकिन प्रेमचंद जी ने अपने नायक को, जो नायक लिया है होरी, वो एक ऐसा किसान है
जो बहुत ही पिछड़ा है, बहुत ही समस्याओं से लड़ता हुआ, जूझता हुआ एक व्यक्ति है, उसके ही संदर्भ में ये कहानी है। और होरी के माध्यम से संपूर्ण उस किसान समाज की दुख को, त्रासदी को उन्होंने व्यक्त किया है। ये अभिव्यक्ति है उनकी होरी के माध्यम से कि किस प्रकार से कर्ज की चक्की में पिसते हुए किसानों का जीवन बहुत ज़्यादा कष्टमय था, उनकी स्थिति दयनीय थी। ये उन्होंने इस कहानी के माध्यम से, होरी के माध्यम से बताया है। वे व्यक्ति और समाज को समानता और स्वतंत्रता के सूत्र में बांधना चाहते थे। प्रेमचंद जी का ऐसा मानना था कि व्यक्ति और समाज में जो निरंकुशता है, मतलब दोनों के बीच का जो मतभेद है, ऊंच नीच का, निरंकुशता का, पिछड़ेपन का, ये भेद मिट जाए, ये सभी ये एक समान हो जाए, वो बांधना चाहते थे एक सूत्र में। प्रेमचंद्र सामाजिक आर्थिक अन्याय के विरोध के लिए साहित्य को ही माध्यम बना रहे थे। साहित्य को उन्होंने इस माध्यम के लिए चुना कि इस माध्यम से समाज के बीच के अंतर को मिटाया जा सकता है, क्योंकि उनकी रचनाओं को जब लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, तो उन्हें ऐसा लगता था कि समाज में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जिस तरह की का परिवेश होता है, साहित्यिक रचनाएं भी उसी प्रकार की होती हैं और उसका प्रभाव भी बहुत ही ज़्यादा असरदार होता है समाज पर। तो इसीलिए प्रेमचंद जी ने इस प्रकार से रचना की और उनका ऐसा मानना था कि समाज में कुछ परिवर्तन होगा इससे, और वो सामाजिक आर्थिक अन्याय जो समाज में हो रहा है उसमें थोड़ा सा सुधार होगा और क्रांति आएगी। अतः समाज के सबसे उत्पीड़ित और पिछड़े हुए बिल्कुल साधारण से मनुष्य या व्यक्ति को उन्होंने अपने उपन्यास का नायक बनाया। पूर्व में उपन्यास ने समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करने के स्थान पर केवल राजा, महाराजा, नवाबों के बारे में लिखा जाता था, लेकिन ये जो एक ट्रेंड चला आ रहा था, इसे इन्होंने बदला। समाज में संकुचित जो प्रसंग होते थे वो बहुत ही, वो ऐसे ही उपन्यास कहानियां लिखी जाती थी, इस चीज को उन्होंने बदला। उनके जो ये उपन्यास है गोदान, इनका जो लेखन का समय है, या फिर यूँ कहें कि जिस वक्त ये लिखी गई उपन्यास जो रचना है प्रेमचंद जी की, उस वक्त सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत उथल पुथल था। इसका जो समय था वो 1936 ईस्वी का समय था, और 1936 ईस्वी का समय ऐसा समय था हमारे भारत के अंतर्गत जिस वक्त बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे, सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल पूरे देश में चली आ रही थी। अंग्रेजों, जमींदारों, सेठ साहूकारों के शोषण से समाज में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा हुआ था। तो ये जो स्थिति थी और इस वक्त की ये रचना है, तो इसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ना जाहिर सी बात है। और ये एक बहुत चैलेंज था उनके लिए। किसानों की जमीन जमींदारों और महाजनों के हाथ में चल जाती ही रही थी, क्योंकि किसान जो थे, अंग्रेज उस वक्त थे हमारे देश में, और उन्होंने ऐसी ऐसी भूमि संबंधी व्यवस्थाएं बना करके रख दी थी कि जो साधारण से किसान थे, जो अपनी खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन व्यतीत करते थे और सामान्य से जिंदगी जीते थे, वो उनका जीवन ही बदल गया था, क्योंकि उनकी जो जमीन थी वो सेठ साहूकारों के हाथ में जाती ही रही, और ऐसा ही प्रावधान था। इस वजह से जो सामान्य से किसान थे वो मजदूर अपनी ही जमीन में मजदूरी करते थे। कल तक जो किसान अपनी जमीन के मालिक होते थे, उनकी जमीन सेठ साहूकारों के हाथ में जा रही थी, क्योंकि उन पर कर्ज इतने हो रहे थे। कर्ज को चुकाने के लिए सेठ साहूकार किसानों की जमीन को बंधक रख लेते थे और उनकी ही जमीन में उनसे मजदूरी करवाते थे। तो इस प्रकार से किसान मजदूर बनते जा रहे थे और उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। किसान जीवन की इसी त्रासदी को गोदान के माध्यम से प्रेमचंद जी ने प्रस्तुत किया है। अब हम लोग इसके कथा वस्तु को देखते हैं कि आखिर इसके कहानी में क्या है। ये जो उपन्यास उन्होंने लिखा है वो, ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि समाज के एक बहुत बड़े मुद्दे को
उन्होंने इस उपन्यास के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अब हम लोग इस उपन्यास के सारांश को देखते हैं। गोदान जो ये रचना है 1936 ईस्वी की रचना है प्रेमचंद जी की। इस उपन्यास में दो कथाएं समानांतर चलती है। मैंने पहले भी बताया कि शहरी और ग्रामीण। हालांकि बहुत ज़्यादा समानता नहीं है, लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ बिंदुओं पर ये एक दूसरे से मिलती हैं, अन्यथा ये दोनों अलग अलग ही हैं, लेकिन इस उपन्यास का ही भाग है। गोदान कृषक जीवन का महाकाव्य माना जाता है। इस उपन्यास का नाम नायक होरी है, जो कि बेलारी गांव, यूपी में एक गांव है बेलारी, वहां का रहने वाला है। वहां पर उसकी ज़मीन है जहां पर वो खेती करता है। सामान्य सा किसान है। उसके परिवार के कुछ लोगों के बारे में यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। कौन कौन से पात्र हैं। उसकी पत्नी है धनिया, उसका पुत्र है गोबर, जिसे लोग कहते हैं, मतलब उसका नाम है गोवर्धन, लेकिन सभी उसे गोबर कह के बुलाते हैं। उसकी दो बेटी भी है, सोना और रूपा। शोभा और हीरा उसके दो भाई हैं। शोभा और हीरा होरी के ही दो भाई हैं और इनका भी पालन पोषण होरी और धनिया ही करते हैं बचपन से। और होरी के और धनिया के भी अपने 3 पुत्र या संतानें हैं। 3 संतानें हैं, 2 पुत्री और 1 पुत्र है। भाइयों में बंटवारा होने के बाद स्थिति इनकी और भी खराब हो गई। जब किसान की तो जमीन ही सब कुछ होते हैं, अब जब भाइयों में बंटवारा हो गया तो वो जमीन और भी छोटा होते चला गया और इससे खेती भी छोटी होती गई और इस तरह से उनकी स्थिति बद से बदतर और होती ही जा रही थी। होरी सेमरी गांव में रहने वाले जमींदार साहब अमरपाल सिंह को सलाम करने रोज आता था। अब जो सेठ साहूकार जमींदार होते थे गांव के, तो जो गांव के पिछड़े किसान होते थे या मजदूर होते थे, तो वो लोग हमेशा क्या करते थे कि सलाम करने के लिए जाते थे, उनके हाजिरी लगाने। मतलब एक वो रौब हुआ करता था जब सेठ जमींदारों का, कि दरबार में लोग आएंगे और सलामी लगा करके जाएंगे। तो होरी भी यही करता था। इसका कारण ये था कि वो उनका कर्जदार था, उनसे कर्ज लिया था इसने। एक दिन जमींदार के यहाँ जाते समय उसकी मुलाकात भोला से हुई और वो भोला जो था वो गाय लेकर के जा रहा था कहीं। तो उसके हृदय में गाय को देखकर गाय को पालने की लालसा उत्पन्न हुई। भोला के पास गाय को देखा उसने, होरी ने, तो उसे भी ऐसी इच्छा हुई कि वो भी गाय को पाले। और इसके लिए फिर उसने भोला से थोड़ी बातचीत की। भोला की पत्नी जो पहले थी वो मर चुकी थी, तो होरी ने उसे आश्वासन दिया था कि वो उसका दूसरा विवाह करवा देगा, इसके बदले में वो उसे गाय दे रखने को, पालने को, और चारा भूसा वगैरह वो उसके दिया करेगा। ये सब लालच में आकर लालच दिया भोला को होरी ने। इसके बाद जो उसका पुत्र था गोबर होरी का, उसने फिर उस गाय को ले आया शाम होते होते। और ये जो उसका पुत्र था गोबर, उसका और भोला की एक लड़की थी जो कि विधवा हो चुकी थी, झुनिया। इसका जब गोबर जो था होरी का पुत्र गया गाँव लाने के लिए गया भोला के घर, जब बातचीत हो गई थी होरी और भोला की, तो गोबर गया उसके घर से गाय लाने। तो वहाँ उसकी बेटी को उसने देखा और उससे प्रेम हो गया। और वो शाम होते होते गोबर गाय को फिर घर भी ले आता है। गांव के सभी लोग गाय को देखने आते हैं, लेकिन हीरा और उसकी पत्नी पुनिया नहीं आते हैं। हीरा होरी का भाई था और उसकी पत्नी का नाम था पुनिया। जब होरी के घर उसका पुत्र गाय लेकर के आता है, तो उसके घर पूरे गांव के लगभग सभी लोग आते हैं उससे मिलने के लिए, उसने जो गाय ली है उसे देखने के लिए। लेकिन उसके भाई और उसकी जो भाभी है पुनिया, वो नहीं आते, क्योंकि वो उनके मन में काफ़ी द्वेष था होरी के लिए इस वजह से। और द्वेष और क्लेश इतना अधिक था कि धोखे से उसके जो भाई था,
उसने गाय को विष दे दिया जिसकी वजह से वो गाय मर गई। और वो डर से फिर गांव छोड़कर भाग जाता है कि उसे लगता है कि पता चलेगा सभी को या भाई को तो फिर मुझे पकड़ेंगे, पुलिस को दे देंगे, मेरी पिटाई होगी, इस प्रकार से। तो वो डर से पहले तो गाय को मार देता है और उसके बाद गांव से भाग जाता है, कहीं छिप जाता है, शहर की ओर चला जाता है। लेकिन अब जब ये बात पता चलती है होरी और धनिया को कि उसके गाय की मृत्यु हो गई है, तो वो बहुत परेशान होते हैं। पूरे गांव में धूम हो हल्ला हो जाता है, सभी एक दूसरे से कहासुनी करते हैं। ये बात गांव में जो ग्रामीण चौकी होती, पुलिस थाना चौकी, वहां तक जाती है। वहां से चौकीदार आता है उसके घर, और जब ये संदेह का पता चलता है कि उसके भाई ने ही ऐसा किया है, तो वो चाहता है कि उसके भाई के घर की तलाशी हो। लेकिन यहाँ पर फिर धनिया और होरी को ऐसा लगता है कि अगर उसके भाई के घर की जांच होगी, तलाशी होगी, तो उसका मान सम्मान कम होगा समाज में। तो अपने घर की इज्जत वो बचाने के लिए फिर वो मना कर देते हैं। पुलिस वाले फिर जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर होरी की जो पत्नी है धनिया, वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है, चिल्ला कर उन सबको डांटती है। और फिर वो जो पुलिस के लोग होते हैं वो वापस चले जाते हैं, वो नहीं जांच करते। तो होरी को कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि उसके घर की जो है मर्यादा समाज में खराब ना हो। अब पुलिस को मनाने के लिए होरी क्या करता है, कुछ सोचता है कि घूस दे दी जाए थाना पुलिस में और इस केस को बंद कर दिया जाए, मेरे भाई के घर की जांच ना हो, समाज में उसका नाम ना खराब हो। अब इसके चक्कर में वो फिर से कर्ज लेता है। हर छोटी छोटी बात पर उसे कर्ज लेना पड़ता है घर की आवश्यकताओं के लिए। और इस प्रकार से उसके भाई ने ऐसे हरकत की, इसे बचाने के लिए थाना पुलिस में कुछ पैसे देने के लिए फिर से वो सेठ जमींदार से कर्ज लेता है। इस प्रकार से कर्ज का सिलसिला उसका लगा हुआ ही रहता है और वो दबता चला जाता है। और ऐसा फिर इसने किया कि उसके भाई के घर की तलाशी ना हो, वो रिश्वत देकर इस मामले को खत्म करना चाहता था। होरी अपनी मर्यादा को बचाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था और अपनी इस चक्कर में उसकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। गोबर और झुनिया के प्रेम प्रसंग के कारण समाज में अलग से उस पर जो है बदनामी छा रही थी। और पंचायत में ये विषय जब चला गया, यहाँ पर ये है कि समाज में ऊंची जाति और नीची जाति का बहुत ज़्यादा चलन था। ये समाज की बहुत बड़ी कुप्रथा उस वक्त की थी कि ऊंची जाति और नीची जाति के लोगों में विवाह नहीं हो सकता। तो इस वजह से ये बात चली गई पंचायत में, और पंचायत ने होरी पर फिर से चूंकि उसके पुत्र ने ऐसा किया था, तो होरी पर फिर से जुर्माना लगा दिया। और वो जुर्माने के लिए भी होरी को कर्ज लेना पड़ा। अब इस कर्ज को चुकाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। जमीन तो पहले से जा चुकी थी। उसने किसी तरह से अपने घर को गिरवी रख करके पंचायत के द्वारा लगाया गया जुर्माना को वसूला। और फिर गोबर जो उसका पुत्र था, इतने सारे ये सारी घर में परेशानियों को देखकर वो क्या किया, एक दिन अपनी पत्नी को जो उसकी पत्नी थी झुनिया, वो उसे घर ले आया था। लेकिन इतने सारे वाद विवाद होने की वजह से वो गांव छोड़कर भाग जाता है। अब ऐसी स्थिति में और इतनी गरीबी में भी धनिया और होरी उस लड़की को, झुनिया को, अपने घर में रखते हैं। गोबर का एक पुत्र भी होता है और फिर उसे किसी तरह से उसके लिए पालन पोषण की व्यवस्था करते हैं ये होरी और धनिया। इनके घर कोई नहीं आता क्योंकि सभी बहुत ही हीन दृष्टि से देख रहे थे इन्हें, क्योंकि दंड भी इन्हें देना पड़ा था। और वो लड़का जो इसका पुत्र था गोबर, वो लखनऊ चला गया था भागकर शहर। वो तो चला गया, लेकिन उसका पिता होरी महाजनों के शिकंजे में आता ही चला गया, दबता ही चला गया, कर्ज तले और दबता चला गया। इसके बावजूद भी
उसने झुनिया को घर में आश्रय दिया, उसके बच्चे को रखा पाला। जब हुआ, हीरा की पत्नी झुनिया की भी मदद करता रहा, क्योंकि उसका भाई तो भी भाग गया था गौ को विष खिलाने के बाद पकड़े जाने के डर से। तो उसने फिर उसकी अपने भाई की पत्नी को भी रखा। इतने सारे कर्जों में इतने सारे लोगों को पालने के लिए वो दे तोड़ परिश्रम करे जा रहा था। भोला भी उसे अपना कर्ज के रुपए के लिए तगादा करने के लिए बार बार आ रहा था। अब भोला ने चूंकि उसे गाय दी थी, जो गाय की मर गई थी, तो उसके लिए वो बार बार तगादा कर रहा था, और कुछ पैसे भी उसने दिए हुए थे सबके लिए। अब वो जब नहीं दे पाया तो वो होरी के बैलों को खोलकर ले जाता है, और एक परेशानी बढ़ जाती है। अब वो क्या करे, तो वो मजबूरी में पंडित दाता दीन के से आधी साझी में खेती करता है। मतलब कि जितनी भी जमीन उसके पास होती है उसमें वो खेती करेगा, लेकिन उसमें काम करने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं है, तो वो दाता दीन से आधी खेती के उपज को देने के बदले में अपनी खेती करता है कि जो भी उपज होगी वो उसका आधा हिस्सा दाता दीन को दे देगा। ऐसी स्थिति में वो शोषण के चक्कर में फंसते जा रहा था, और इतना मजबूर हो गया था कि केवल उसे ही नहीं, उसके पत्नी, उसके बेटियों को भी काम करना पड़ रहा था, मजदूरी करनी पड़ रही थी। और अपने ही खेत में होरी किसान की जगह मजदूर बन गया था। इसी बीच गोबर एक बार वापस आता है गांव, और सब पर अपना बहुत, चूंकि वो कुछ दिन शहर में रहकर आता है तो वो उस पर शहरी वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा हुआ होता है, और वो सभी को बहुत रौब झाड़ता है। अपने पिता को बहुत बोलता है कि इस ऐसे पाखंडी में मत रहिए। गांव समाज में भी वो बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है, सही गलत बताने लगता है, जो कि गांव के लोगों को अच्छी नहीं लगती है उसकी बात। इसके बाद जब वो देखता है कि उसकी बात को कोई समझ नहीं रहा है और उसके व्यवहार को कोई पसंद नहीं कर रहा, तो वो झुनिया को लेकर, और उसका जो बेटा होता है मंगल, उसका नाम रखा गया है, होरी ने रखा है, उसे लेकर वो वापस चला जाता है शहर। क्योंकि होरी और उसकी पत्नी उसकी बातों को नहीं मानते, और मानते भी कैसे, इतने सारे कर्जों के नीचे वो दबे हुए थे कि वो जा ही नहीं पा रहे थे। तो वो वापस चला जाता है, और वो होरी कर्ज में दबा है, फंसा है, और उसका पुत्र उसे छोड़कर चला जाता है। जीवन में इतने सारे संघर्षों से वह चूर चूर हो जाता है, मजदूरी करता है। फिर ऐसी ही स्थिति में थोड़े बहुत कर्ज लेकर अपनी बेटी का विवाह भी करता है, जो उसकी बेटी है रूपा। और अपनी दूसरी बेटी का विवाह वो बहुत ही ज़्यादा मजबूरी में एक ऐसे व्यक्ति से करता है जो कि अधेड़ होता है। पैसे की मजबूरी की वजह से वो एक तरह से उसे बेचना पड़ता है, और ये चीज़ उसे बिल्कुल अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। फिर भी घर की स्थिति को चलाने के लिए वो मजबूर था। फिर से उसकी बेटे से बनती है, वो उसे फिर देखने के लिए गांव आता है, और थोड़े थोड़े पैसे वो शहर से भेजा करता था, लेकिन फिर भी इसका काम नहीं होता था। होरी और उसकी पत्नी धनिया, इन्हें लगता था कि उनका जो पुत्र है गोबर, और उसका पुत्र मंगल अर्थात उसका पोता, उसे वो गाय का दूध दही ये सब खिलाए, क्योंकि वो बहुत छोटा था, छोटा सा बच्चा था। इसके लिए वो गाय पालन की जो एक जिजीविषा थी होरी के मन में, वो लगी हुई थी कि किसी तरह से वो मेहनत करे। इसी क्रम में कोई उसके गांव के आसपास एक कोई बड़ा काम होना था, जहां पर वो दिन भर काम करता था 8 आने मजदूरी के बदले, और शाम से फिर वो घर में और कोई दूसरा काम करता था। इस प्रकार से वो दे तोड़ मेहनत करता था कि किसी प्रकार से इतने पैसे जमा हो जाए कि वो एक गाय खरीद सके और अपने पोते को दूध दही दे सके। क्योंकि वो दूसरे बच्चों को देखता था तो उसे लगता था कि वो अपने भी घर के बच्चे को इस प्रकार से गाय का दूध वगैरह पिला सके, दे सके। इतनी मेहनत और इतना संघर्ष में उसकी शारीरिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि एक दिन उसे अपने ही खेत में लू लग गई।
गर्मी के दिन था, शारीरिक रूप से भी बहुत कमज़ोर था वो, और लू लगने के बाद वो वहाँ गिर गया। धीरे धीरे गांव के सभी लोग वहाँ पहुँचने लगे। उसका बेटा भी आया, उसकी पत्नी भी आई। उसकी पत्नी ने देखा कि अब ये बिल्कुल अंतिम समय में ये आ गया है, अब तो ये बच ही नहीं सकते। वो जो है परेशान हो जाती है, इधर उधर भागती है, लोगों को बुलाती है। होरी अपने बेटे से कहता है कि वो एक अलग ही दुनिया में, जो कि आखिरी स्थिति हो गई थी उसकी, वो बिल्कुल अब मरने ही वाली स्थिति में था। तो वो बस ऐसा कह रहा था कि मैंने तुम्हारे बेटे के लिए गाय ले ली है, उसे दूध पिलाना देना। होरी की पत्नी बहुत परेशान, बहुत व्याकुल थी। होरी अपनी पत्नी से कहता है कि गौ पालने की इच्छा मेरी मन में ही रह गई, अब तो ऐसे ही जाना पड़ रहा है। ऐसे कहकर उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो मर जाता है। और सभी पर बहुत ही ज़्यादा, जो उसके पीछे उसका परिवार होता है, वो बहुत ही ज़्यादा रोता है, बिलखता है। और उसकी पत्नी धनिया जब वो घर आती है, उसके शरीर को लेकर गांव के लोग जब उसे घर में लाते हैं, तो फिर आपस में गांव में अलग अलग प्रकार के जो रीति रिवाज होते हैं, उसमें से एक रिवाज होता है गोदान का, जो कि किसी के मरने के बाद उसके क्रियाक्रम को करने के क्रम में ब्राह्मण को या किसी को दान दिया जाता है, गोदान। तो धनिया अंदर कमरे में जाती है और दिन रात के मेहनत से कुछ 20 आने या कुछ 20 रुपए, इस प्रकार से जो अर्जन किया था ये सभी परिवार के लोगों ने दिन रात की मेहनत से, वो सभी लाती है और होरी के हाथों से ही में रख कर बोलती है कि इतने ही मेरे घर में पैसे हैं और यही इनका गोदान है, इनके लिए जो किया जाने वाला गोदान है। तो ये पूरी कथा ऐसी है जो कि हृदय स्पर्शी कथा है। होरी की कथा उस समाज में व्याप्त सारी बुराइयों को सामने लाकर रखने वाली कथा है। तो इस प्रकार से ये था गोदान, जो कि उसके परिवार के लोग होरी के जाने के बाद बस रोते बिलखते उसके पीछे रहते हैं, और उसकी ही मेहनत के जो पैसे थे वही उतने भी नहीं थे कि जिससे गाय खरीदी जा सके। जितने भी पैसे थे उसकी पत्नी ने हाथ में रख के गाँव वालों को कहा, बहुत ही आक्रोश में कहा कि यही इसका गोदान है, इतने ही पैसे हैं, यही इसी से आपको जो करना है करिए। अर्थात यही हुआ, गोदान करिए या अन्य कोई भी काम है जो आपके आडंबर हैं समाज के, वो करिए। तो ये था गोदान। और गोदान के अंतर्गत ग्रामीण परिवेश की कथा। इसी के समानांतर जो शहरी परिवेश की कथा है वो बहुत ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन कुछ पात्र हैं उसके भी कम, थोड़े से कम में मैं आपको बता दूं, जिसमें कि कुछ लोग हैं जो शहरों में हैं, मालती है, मेहता साहब हैं, इनकी कथा है। तो मैं उसे आपको दूसरे भाग में, चूँकि वो बहुत थोड़ी सी कहानी है, दूसरे भाग में बताऊंगी, लेकिन महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ ना कुछ प्रश्न वहाँ से भी पूछे जाते हैं। मुझे आशा है कि होरी की पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये इसका सारांश था जो प्रेमचंद जी ने बहुत ही मार्मिक रूप से लिखा था ये इस उपन्यास के अंतर्गत। हालांकि इतने चूँकि समय काफ़ी हो गया, लंबा हो गया वीडियो थोड़ा, लेकिन इससे कम में ये नहीं हो सकता क्योंकि इतना महान उपन्यास इससे कम में मैं आप लोगों को नहीं बता सकती थी। इस पर से भी इसके शहरी क्षेत्र की कहानी अभी बची हुई है। होरी की कहानी बहुत महत्वपूर्ण थी और विशेष भी थी। तो आज की पूरी क्लास होरी से ही संबंधित है। अगली क्लास में इसके कहानी के जो शहरी क्षेत्र के का जो भाग है उसे मैं बताऊंगी, और इसके साथ ही सारे वैसे प्रश्नों को भी मैं आप लोगों को बताऊंगी जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उन प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं ये भी बताऊंगी। तो गोदान इतना महान उपन्यास है, ये एक क्लास में समाप्त नहीं होगा।
मुझे लगता है इसकी 2 से 3 क्लासेस और होंगी, तभी सारे प्रश्न हो पाएंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी, आप लोगों को अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। धन्यवाद।